आज हम लोग वर्कशॉप 19वां आज मेरा वर्कशॉप है। आप लोग का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग बना करके उसे डाल रहे हैं आंसर। अब उसमें देखना ये है कि आप लोग ईमानदारी से कितना डालते हैं, क्योंकि इससे आपका सेल्फ मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। एक बात समझ जाइए कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह या तो प्रीवियस ईयर के हैं, बीपीएससी प्रीवियस ईयर के, या फिर जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का बस वो बहुत पूछ रहे हैं। और यह उस परीक्षा से ज्यादा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं, वहां पर आपके लिए ऑप्शन रहता है। तो चूंकि तनाव भी वहां पर रहता है, वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शन है लेकिन वहां पर तनाव ज्यादा है, तो इसलिए हमें उसी तनाव को क्रिएट करना है आर्टिफिशियल तरीके से, ताकि उस परीक्षा के माहौल को अभी से ही हम समझ सकें। और अगर आप कल जैसा कि निधि और निशांत दो का 14 नंबर था, 14 नंबर का मतलब 20 में 14 नंबर यानी 70% हो गया। 70% का मतलब कि 15×7=75 से 105 नंबर, 150 नंबर का रहता है। यूपीएससी का एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 70% के हिसाब से कितना हो गया, 15×7=75 से 105 नंबर हो गया। तो 105 नंबर अगर आप ले आते हैं अभी, तो बहुत ज्यादा चांस है कि पीटी हो ही जाएगा। इस बार एक्सेप्शनल 106 गया, अन्यथा 100 से ऊपर रहने पर श्योर ही माना जाता है। लेकिन हम 100 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 110 टारगेट रखना है आपको। और जो आप वर्कशॉप कर रहे हैं तो यह अपने आप में सफिशिएंट है कि आपको 110 नंबर तो खींच ही देगा। ठीक है, इसलिए इसको कंटिन्यू करते रहें और बाकी जो विषय जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया से करना है, ताकि उस विषय में हमें डीपली जानकारी मिले, तो और एक्स्ट्रा हमें ये फायदा होगा, है ना, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो वो सारी चीजें हैं। तो इसलिए जो वर्कशॉप है ये आपके लिए काफी, खास करके जो एग्जाम पर्पस से ये काफी बढ़िया रहता है पीटी के दृष्टिकोण से। चलिए, तो उसमें इस बार हम लोग देखते हैं आज जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। आप लोग इतिहास पढ़े हैं और बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं, इसको लेकर के काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, इसका आंसर होगा, पहले आंसर आप लोग लिख लीजिए, राजा राम मोहन राय। जो बच्चे नहीं जानते लिख लेंगे, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे या किसे कहा जाता था। राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। एक बड़ा ही दूरदर्शी व्यक्ति थे, है ना, और इनकी कई सारी उपलब्धियां रही है भारतीय इतिहास में। राजा राम मोहन राय का जो जन्म है, जन्म का छोड़िए, उनको जन्म का उतना नहीं पूछता है। इन्होंने 20 अगस्त, इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी वह थी ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। क्योंकि बहुत सारा चीज देखना भी हमें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो नहीं पूछे जाते तो अनावश्यक कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन माना जाता है, क्योंकि हिंदुओं में उस समय क्या था, कितनी रूढ़िवादिता थी कि बहुत ही मुश्किल था लोगों को सरवाइव करना, खास करके पिछड़ी जातियों को। और जो अगड़ी जाति भी थे तो उनमें भी काफी, अब जैसे सती प्रथा, इस तरह का विधवा एक बार अगर हो गई तो विवाह नहीं होना, तो ये सब ऐसी कुरीतियां थी कि बड़ा जटिल हुआ करता था उसमें जीवन। तो इन्होंने महसूस किया कि हिंदू सुधार, यानी कि हिंदू का जो ये अंधविश्वास है
इसे दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए, और इसी उद्देश्य से उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन माना जाता है। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। अब देखते थे कि कहता है ना कि 84,000 देवी देवताएं हैं, है ना, तो इस पर इनका विश्वास नहीं था, क्योंकि इतनी प्रकार के देवी देवताओं के मानने के चक्कर में ही अंधविश्वास का बढ़ावा मिलता था। इसलिए उन्होंने एकेश्वरवाद को ये किया कि एक ईश्वर है ना, इसी को कहते हैं एकेश्वरवाद, जो उन्होंने विश्वास किया, और मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। अवतार लिया, फिर ये हुआ, इस तरह से। और मूर्तिवाद, मूर्ति में क्या होता था कि मूर्ति पूजा करना या ये करना, तो इससे भी दंगा फसादी सब होने का खतरा बना रहता है, और साथ में कई और तरह की समस्याएं पैदा होती है। इसलिए इनका विरोध था। ये मूर्तिवाद और जो अवतारवाद है, इसका उन्होंने विरोध किया। और कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म पर कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया कि अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में मुझे अच्छा ही मिलेगा, तो इन चीजों पर उनका कोई खास भरोसा नहीं था। धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतरात्मा तथा तर्क से ऊपर नहीं माना। उनका कहना था कि मानवीय जो अंतरात्मा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और तर्क सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी भी चीज पर तर्क करिए कि क्या सही है और क्या गलत, ये नहीं कि जो ग्रंथों में कह दिया या फिर जो कोई ब्राह्मण कह रहा वही हम सही मानेंगे, तो ये सब उस पर उनका विश्वास नहीं था, है ना। और उनके उपदेशों का जो सार है वो सर्वधर्म स्वभाव संभाव था, यानी सभी धर्मों को एक समान से देखने का उनका नजरिया था। और इसीलिए जो ब्राह्मण लोग थे, हालांकि खुद ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे, और ब्राह्मणों ने भी उनका काफी विरोध किया। कहा जाता है कि उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया था। ठीक है। 1814 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और 1815 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ कई सारा चीजें आप लोगों ने देखा। सबसे पहले कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इनकी पहली उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि, ब्रह्म समाज की स्थापना करना, जो हिंदू धर्म सुधार आंदोलन का कहा जाता है कि पहला हिंदू धर्म सुधार आंदोलन था। इन्होंने एकेश्वरवाद में अपना विश्वास व्यक्त किया, यानी कि एक ईश्वर को उन्होंने माना। दूसरी, मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। उनका कहना था मूर्ति पूजा और अवतारवाद ये गलत है ना। और इसी प्रकार से उनका जो था कि धर्म ग्रंथों से ज्यादा उन्होंने जो महत्व है वह अंतरात्मा तथा तर्क को दिया, यानी कि अंतरात्मा जो अंदर की आपके आवाज कहती है ना, आपका जो दिल कहता है वो, और दूसरा तर्क, ये दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने माना। विभिन्न की धर्म ग्रंथ को भी इससे नीचे, यानी कि धर्म ग्रंथ से भी ऊपर माना अपने अंतरात्मा की आवाज और तर्क को। ठीक है। और उनका जो उपदेश था वह सर्व धर्म स्वभाव था, संभाव था, यानी सभी धर्मों को उन्होंने एक नजरिए से देखा। और 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। कौन सा? आत्मीय सभा। 1828 में ब्रह्म समाज, और 1814 में, उससे पहले ही उन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि वेदांत कॉलेज की उन्होंने स्थापना की थी। तो ये सारा चीज इसमें था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक की रचना किसने की थी? बहुत पूछा जाता है। यह किताब किनकी है, किनकी रचना है? तो यह बाल गंगाधर तिलक की रचना है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और कहा जाता है कि अपने मतलब कि कटु पत्रकारिता के लिए, एकदम मतलब कि पत्रकारिता से संबंधित मामलों में जेल जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे, है ना। और इन्होंने पूरे खुल करके अंग्रेजों का विरोध किया, और इनकी दूरदर्शिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने उस समय जो बातें कही थी अपने आंदोलन में, जिन जिन चीजों को शामिल किया था, गांधी जी ने बाद में चल करके उन्हीं का अनुसरण किया। ठीक है। तो तिलक जो थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक,
इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि जो वैदिक लोग थे, यानी वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, आर्य लोग थे, वो आर्य लोग कहाँ से आए थे, है ना। तो इनका मानना था कि यह आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। इस किताब में उन्होंने बातें कही। इसके अलावे इनका जो है गीता रहस्य, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रचना है, ये भी लिख लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक की एक और जो महत्वपूर्ण किताब है वह है गीता रहस्य। ठीक है। तिलक अपने मित्र चिप लुनकर एवं आगरकर के सहयोग से 1881 में द मराठा एवं केसरी नामक साप्ताहिक पत्रों का भी संपादन किया था। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक 2 पत्रिका निकालते थे, केसरी और मराठा। ठीक है। 2 साप्ताहिक पत्रों का उन्होंने संपादन किया था। और बंबई में उन्होंने गणपति उत्सव का शुरुआत किया था। सबसे पहले उन्होंने दरअसल गणपति उत्सव को उन्होंने एक इस रूप में लिया कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आए स्वतंत्रता के प्रति और अपने धर्म के प्रति एक मतलब कि एक आस्था का प्रचार हो। और उस मौके पर लाठी खेलना, ये करना, तो इससे क्या होता था कि लोगों के अंदर एक अपने संस्कृति और सभ्यता के प्रति भी एक कॉन्फिडेंस आता था। ठीक है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण ये चीज था कि इन्होंने पहले शिवाजी ये शुरू किया था, शिवाजी उत्सव शुरू किया था, और उसके बाद उन्होंने गणपति उत्सव की भी शुरुआत की थी। मांडले जेल में कारावास के दौरान कहा जाता है कि उन्होंने जो किताब लिखा था आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, यह मांडले जेल में उन्होंने लिखा था। मांडले में उन्हें कैद किया गया था, तो उसी दौरान उन्होंने इस किताब की रचना की थी। ठीक है। तो इससे संबंधित 2-4 बातें आप लोग जाने। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक। और एक और इनकी किताब है गीता रहस्य। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, द मराठा और केसरी, है ना। और यही सारी बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। ये पत्रकारिता को लेकर के जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इस तरह की चीजें कुछ इसमें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। ठीक है। यानी लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कब? 1920, याद रखिएगा। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। और 1923 में उन्होंने CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जब स्थगित कर दिया गया, महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन रोक दिया था चौरा चौरी घटना के बाद, तो यहाँ पर एक लगभग वीरानगी चीज छा गई थी, जो अभी तक पूरे देश में एक हलचल था, लोगों के अंदर एक उत्साह था कि अब तो हमारा देश आजाद होकर के रहेगा। लेकिन अचानक चौरा चौरी घटना के बाद, चौरा चौरी घटना में आप लोग पढ़े होंगे कि पुलिस चौकी को वहाँ के स्थानीय लोग थे, वहाँ पर जो पुलिस चौकी था उसे जला दिया था, उसमें कई सारे पुलिसकर्मी वगैरह मारे गए थे। जिससे महात्मा गांधी को लगा कि अब जो हमारा आंदोलन है वह उग्र रूप धारण कर रहा है, हिंसक रूप धारण कर रहा है, और ऐसी स्थिति में अंग्रेज बर्बरता पूर्वक हमारे आंदोलन को दमन कर देगी। और गांधी जी ये बात को समझते थे कि जनता को बर्बरता को स्वीकार मतलब ये करने, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। किसी व्यक्ति का आपको 10 डंडा मारेगा तो आप कह सकते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय करते रहेंगे। 20 डंडा मारेगा फिर भी कर सकते हैं। लेकिन यह प्रताड़ना इतनी बढ़ती जाए कि असहनीय हो जाए, तब आपकी गोली बंद हो जाएगी। तो वही चीज वो समझते थे कि जब अंग्रेज लोग टॉर्चर करना शुरू करेगा, बर्बरता पूर्वक जब इसका दमन करेगा, तो यह जो उत्साह
जो यहाँ के लोगों में जाग रहा है आज़ादी के प्रति, वह खत्म हो जाएगा और यह आंदोलन सदा के लिए फिर बहुत दिन तक यहाँ पर लोगों को हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आंदोलन कर सके। इसीलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, सहयोग आंदोलन को। कई सारे नेताओं ने इसे कड़ा विरोध किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी विरोध किया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जब हमारे देश की जनता आज़ादी के लिए पूरी तरीके से तैयार थी और हम बस आज़ादी पाने ही वाले थे कि महात्मा गांधी बापू ने यह आंदोलन रोक दिया, ये उनका गलत निर्णय है। यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका विरोध किया था, ठीक है। लेकिन गांधी की दूरदर्शिता अद्भुत है। वो आप भले ही कितना भी आलोचना करें, लेकिन जब ओवरऑल मूल्यांकन करेंगे तो लगेगा कि नहीं, उन्होंने जो भी स्टेप उठाया बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सटीक ढंग से उठाया। तो खैर, जब असहयोग आंदोलन रोक दिया गया, पूरा देश में लगभग सन्नाटा छा गया, गांधी जी वगैरह सब जेल भेज दिए गए, तब उस स्थिति में यहाँ जो कांग्रेस थी, कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक वर्ग जो था वह चेंजर्स और दूसरा नो चेंजर्स, एक प्रो चेंजर्स, दूसरा नो चेंजर्स के नाम से जाने जाते हैं। यानी एक जो थे उनका कहना था कि हमें काउंसिल के चुनाव में भाग लेना चाहिए और हाउस में घुस करके अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। और जो नो चेंजर्स वाले लोग थे, उनका ये मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम काउंसिल में लड़ेंगे और सरकारी सुविधाओं का जब फायदा उठाना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे करके सुविधा भोगी प्रवृत्ति के हम होते चले जाएंगे और फिर हम जो हमारा जो आंदोलन है वह धीरे धीरे करके मंद पड़ जाएगा। कांग्रेस जिस उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की गई थी वह उद्देश्य फीका पड़ जाएगा, वह उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इसलिए उनका मानना था कि हमें चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। तो 1922 में जब गया अधिवेशन हुआ था, तब उसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू ने यह निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग एक ये करेंगे और स्वदेशी आंदोलन। क्या तो प्रॉब्लम? कैसे गिरेगा? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? चलिए, तो जो स्वदेशी आंदोलन यानी इन लोगों ने स्वराज दल, आ रहा है इसमें, क्या हो गया इसका? चलिए, ब्लैक बोर्ड को जाने दीजिए, हम लोग आपके पास क्वेश्चन है और मैं भी इसको देखते चलूंगा। तो स्वराज दल की उन्होंने स्थापना की थी और उसमें इन लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और काउंसिल में जाएंगे। तो लाला जो लाजपत राय थे, इन्होंने भी स्वराज दल में भाग लिया था। कहा जाता है कि जो लाला लाजपत राय है, वो साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे, तो 17 नवंबर 1928 को लाठी के प्रहार से, सैंडर्स था उस समय, तो सैंडर्स के नेतृत्व में जो सैनिक थे उसका विरोध कर रहे थे, लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे और वो दबाने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय का के सर पर काफी चोट आई और लाजपत राय का बाद में चल करके निधन हो गया। तो कहा जाता है कि उसमें उन्होंने, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सिर पर की गई अंग्रेजों की लाठी की एक एक कील, एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी। ये पूछता है कि किसने कहा था कि मेरे सर पर की गई लाठी की एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी, किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, तो दो तीन बातें इसमें हम लोग समझे। यह मूलतः पंजाब के रहने वाले थे, है ना, लाला लाजपत राय। इन्होंने, इन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। और 1923 में जब CR दास और नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी, तो उसमें ये भी शामिल थे। और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो लाठी चार्ज हुआ था, उसमें इन्हें गहरी चोट आई थी, जिसके बाद इनका निधन हो गया। और इन्हीं के निधन का बदला सैंडर्स हत्याकांड के अंतर्गत लिया गया था। भगत सिंह वगैरह इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको जाननी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। कहाँ है कि क्वेश्चन? हाँ, बोर्ड पे होगा।
इसमें नहीं होगा, फाइल घूमा था। किसमें है, इसमें गिर कैसे गया नीचे? हम्म, हाँ, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। हाँ, गया अधिवेशन में ये किया गया था, निर्णय लिया गया था, इन लोगों ने स्वराज दल की स्थापना का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत, दरअसल इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि आजादी के दौरान कई धाराएं चल रही थी, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आजादी की लड़ाइयां लड़ रहे थे। उसमें हम लोग देखते हैं कि 1905 से 1885 से लेकर के 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वहां से लेकर के 1905 ईस्वी तक का जो काल है वह उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, ये दादा भाई नौरोजी, फिर गोपाल हरि देशमुख, फिर फिरोज शाह मेहता, इस तरह के नेता शामिल थे, मौजूद थे उसमें। और ये लोग का यह मानना था कि हम अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम आज़ादी मतलब कि जो और हम शासन करने में भी सक्षम नहीं, यहाँ तक इनका मानना था। और महारानी को ही ये सर्वोपरि मानते थे, और इनका कहना था कि हमें उनके अधीन रह करके ही अपने विकास की बात करनी चाहिए। ठीक है, बाद में चल करके जो कुछ ऐसे नेता आए जो यह मानते थे कि हमें अंग्रेजों से थोड़ा कड़ाई पूर्वक अपनी मांग मनवानी चाहिए। ठीक है, तो जिसमें खास करके तीन महत्वपूर्ण नेता थे, उसमें लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। लाल बाल पाल मतलब कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीन नेता थे जो उग्रवादी ग्रुप के माने जाते थे। उग्रवादी नहीं, उसको गर्मपंथी, उग्रवादी कहना ठीक नहीं रहेगा, गर्मपंथी दल के नेता थे। और इन लोगों ने थोड़ा कड़ाई के साथ मतलब कि अपनी बातों को निर्भीकता पूर्वक अंग्रेजों के सामने रखा, और वहां से लेकर के गांधी तक 1920 तक लगभग का जो काल है, 1905 से लेकर के 1920 तक का जो काल है, ये गर्मपंथी नेताओं के हाथ में रहा। और इसी के दौरान आप आगे देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, तो उसमें देखेंगे कि 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान भयानक लड़ाई छिड़ गई, और जो कांग्रेस था वह दो भागों में बट गया था। ठीक है, तो ये दो हिस्से थे, गर्मपंथी और नरम दल। ठीक है, गर्म दल और नरम दल, तो ये दो धाराएं चल रही थी। इसके अलावे एक तीसरी धारा भी थी, आप जब बाद में चल करके इसको देखेंगे, तो जब सूरत अधिवेशन के बाद, सूरत अधिवेशन में जब फूट पड़ा 1907 में, तो कांग्रेस लगभग शिथिल हो गया, क्योंकि उसमें जो गर्मपंथी थे वह यह नहीं समझ पाए कि हम लोग अंग्रेजों के प्रकोप से इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि जो नरम दल वाले लोग हैं वह जाकर के विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखते हैं, और अंग्रेजों को लगता है कि इससे हमें खतरा नहीं है, हमारे साम्राज्य को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। वो कुछ कुछ मांगेंगे, बस थोड़ा थोड़ा उनको देते जाओ, वो खुश रहेंगे। और इसके दौरान कई सारे जो इतिहासकार हैं वह इसे एक ज्वालामुखी जिससे विस्फोट होता है ना, सुरक्षा वॉल, ज्वालामुखी के बारे में बताया था आपको कि जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के अंदर की जो उष्मा और ऊर्जा रहती है वो बाहर निकल जाती है, और
भयानक हलचल होने से बच जाता है, पृथ्वी सुरक्षित रह जाती है। तो उसी प्रकार से कांग्रेस का सुरक्षा वॉल्व के रूप में अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, ऐसा मानना है कई सारे इतिहासकारों का। कुछ सच्चाई भी इसमें होगी कि जो भारतीय लोगों में जो आक्रोश था अंग्रेजों के प्रति, तो वह कांग्रेस के जरिए बाहर निकलता था, और कांग्रेस अपनी बात जाकर के अंग्रेजों के सामने रखते थे, और अंग्रेज उसे थोड़ा बहुत पूरा कर दिया और लोगों को खुश कर दिया, ये चीजें होती थी। तो गर्मपंथी इस बात को नहीं समझ पाए कि जो नरमपंथी लोग हैं, तो यह हमारे लिए सुरक्षा कवच है, इनकी वजह से हम लोग भी बचे हुए हैं। और नरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि जो गर्मपंथी है उनका जो डर है, अंग्रेजों को कहीं ना कहीं डर रहता था कि जो गर्मपंथी लोग है उग्र हो जाएगा, दंगा फसादी करेगा, हमें शासन करना मुश्किल कर देगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बात इनका मान लो। तो ये दोनों कंफ्यूज थे, दोनों को लग रहा था कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, इनको लगता था हम ज्यादा पावरफुल हैं। यही वजह था कि 1907 में यह विभाजन हुआ, जो कांग्रेस था दो भागों में बट गया, गर्म दल और नरम दल के रूप में। तो जब विभाजन हुआ तो जो गर्मपंथी दल के जो नेता थे उसे बर्बरता पूर्वक अंग्रेजों ने दबा दिया, और नरमपंथियों को छोड़ दिया उसे भिखमंगे करने के लिए, उसकी बात अब मानना बंद कर दिया। तो दोनों को नुकसान हुआ। तो यही वह दौर था जब यहाँ के जो युवा लोग थे उन्हें लगा कि हमारा अब जो देश है कभी आजाद नहीं हो पाएगा। कांग्रेस से जो लोग उम्मीद लगाए हुए थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था, क्योंकि वो शांत पड़ गया था। तब ऐसी स्थिति में यहाँ का जो युवक लोग थे वह अब क्रांतिकारी ढंग से अपने देश को आजाद करने का निर्णय लिया, और बम बारूद और गोला यहाँ पर से शुरुआत होता है, और उग्रवादी दल या क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना शुरू हो गई। कई सारे लोग इसमें मारे गए। उसी के दौरान आप पढ़े होंगे खुदीराम बोस, ये क्या नाम था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम सारे जो लोग थे, वही दौर के बाद इन लोगों का उभार आया था। तो उसी दौरान एक अभिनव भारत का भी गठन किया गया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में ही इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसने स्थापना किया था? बीडी सावरकर। ठीक है, अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने? बीडी सावरकर ने किया था, 1904 ईस्वी में किया था। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में यह प्रथम स्थान पर था, यानी सबसे जो बड़ा संगठन था यही था। यह मैजनी के तरुण इटली के नमूने पर एक गुप्त संस्था थी। इटली में मैजनी ने एक संगठन स्थापना किया था तरुण इटली के नाम से। आप पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, और अन्य सारे जो देश थे यूरोपियन देशों में जो पुनर्जागरण रेनेसां आया, उस दौरान अलग अलग वहां पर भी ये एकीकरण वगैरह किया गया था। तो इटली में एक जो मैजनी था उसने तरुण इटली के नाम से एक गुप्त संस्था बनाया था। उसी तरह से ये भी गठित किया गया था। अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये दो भाई थे, इसीलिए से सावरकर बंधु के नाम से जाना जाता है। बीडी सावरकर, दोनों भाई आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? बीडी सावरकर ने किया था 1904 में। यह महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता है, क्यों? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का। इस पर काफी कुछ हम लोग चर्चा किए हैं क्लाइमेट के दौरान, और इसीलिए मुझे ये लगा कि पूछना चाहिए, ताकि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लाइमेट, उसमें कहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं, इसलिए मैंने स्पेशली ये प्रश्न को यहाँ पर डाला था। मैंने चर्चा किया था कि जो तापमान है वह दो तीन चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले विषुवत रेखा से हम जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण जाते हैं तब तापमान निर्भर करेगा कि तापमान धीरे करके घटते जाएगा, नंबर एक। दूसरा, हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाएगा।
यानी ऊंचाई के साथ भी तापमान घटेगा। दूसरी बात, तीसरा हम लोगों ने देखा था समुद्री तट के किनारे, यानी समुद्र तट के जो किनारे वाला एरिया रहेगा वहां पर अपेक्षाकृत जो तापमान है वह सामान्य बना रहेगा, अधिक तापमान वहां पर नहीं होगा। चौथा था गर्म धाराएं, अगर कहीं किसी समुद्री तट पर ऐसी धाराएं बह रही है जो ठंडा या गर्म है तो वह तटीय क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करेगा। फिर है जो चलने वाली हवाएं हैं, वायु राशियां, ठीक है, मान लिए किसी क्षेत्र में लगातार ठंडे क्षेत्र से हवाएं आती है तो ही वहां पर तापमान को प्रभावित करेगा, वहां का तापमान ठंडा बनाए रखेगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जिससे तापमान निर्भर करता है। तो यहाँ पर सवाल है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अक्षांश मतलब एक लैटिट्यूड पर तापमान लगभग एक समान होना चाहिए, है ना, क्योंकि सूर्य की किरणें उस पूरे अक्षांश पर एक समान पड़ेगी, है ना। तो फिर भी एक ही अक्षांश पर रहने के बावजूद जलवायु में भिन्नता है। इसका कारण क्या है? शिमला जो है वह ऊंचाई पर है, अधिक हाइट पर है, और अमृतसर नीचे है, यानी कि वह समुद्र तल से कम ऊंचाई पर है। तो कम ऊंचाई पर रहने के कारण यहाँ पर तापमान समान है, लेकिन यह अधिक ऊंचा पर है उसी अक्षांश पर होने के बावजूद, तो यहाँ पर प्रतीक 165 मीटर वाला कंसेप्ट लागू होता है और यहाँ पर जाकर के क्या होता है, अधिक ठंडा मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, किस क्रिया के कारण महाद्वीप अलग हुए? मैंने आपको बताया था दो बातें इसमें थी महत्वपूर्ण रूप से जो मैंने चर्चा किया था, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसके बाद में चलकर के कई सारी आलोचनाएं हुई, जिस पर काफी चर्चा हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर यह चर्चा करना बहुत समीचीन नहीं होगा। यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि किस कारण अलग हुए। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद उसी सिद्धांत पर आधारित एक सिद्धांत था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत था वह काफी वैज्ञानिक है और आज की तारीख में सर्वमान्य है। तो यहाँ पर आंसर होगा कि किस क्रिया के कारण महाद्वीप अलग हुए, तो हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी के कारण, यानी विवर्तनिक क्रिया, इंग्लिश में कहेंगे टेक्टोनिक क्रिया के कारण महाद्वीप अलग हुए। ठीक है, चलिए, और इसमें तो विशेष बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसके पहले पूरा पृथ्वी कौन कौन से महाद्वीप अलग हुए हैं उनका नाम तो होगा ना? इसमें जो मैंने बताया था, क्लास तो तुम की हो, कि जो शुरू में था ये पूरा जो था एक भाग में जो स्थल थे वो पूरा स्थल एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे कहा गया था पैंजिया। जिसे क्या कहा गया था? पैंजिया कहा गया था। और यह जो बड़ा सा हिस्सा था, जो बड़ा महासागर था, इसे पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। यह बाद में चल करके ये उत्तर वाला, ये तो कहीं कहीं बीच में एक उथला सागर था, और ये जो हिस्सा है उत्तर वाला, ये उत्तर की तरफ सरकने लगा, दक्षिण की तरफ ही आया, और इस वजह से दो हिस्से में बट गए। उत्तर वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और दक्षिण वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये दो भाग में बट गया। बाद में चल करके पुनः इसमें जो उत्तरी हिस्से थे उसमें पश्चिम की तरफ विस्थापन हुए और एशिया से अलग हो गया। एशिया और यूरोप वाला हिस्सा से उत्तरी अमेरिका अलग होकर के एक अलग महादेश बन गया, महाद्वीप बन गया। और इसी प्रकार से जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड भी पश्चिम की तरफ खिसका, और गोंडवाना लैंड से अलग होकर के अफ्रीका, और उसी से फिर अलग होकर के दक्षिणी अमेरिका बना। ठीक है, तो यहाँ पर जिगसॉ फिट का भी कंसेप्ट मैंने बताया था आपको कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जब आप मिलाते हैं तो वह एक लगता है कि एक जिग जैग फिट, यानी कि हम जिसे दांत कटी रोटी कहते हैं ना, कि दांत से जब रोटी काटते हैं तो फिर से उसको हम ऐसे करके सटाएंगे तो हूबहू मिल जाएगा। तो उसी प्रकार जिग्सॉ फिट का यहाँ पर कंसेप्ट लागू होता है। इसी प्रकार से
इसी से खिसक करके दक्षिण की ओर जो खिसका गोंडवाना लैंड से, वह फिर ऑस्ट्रेलिया का निर्माण किया। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर अफ्रीका, फिर एशिया और यूरोप, ये 7 महादेशों का अलग अलग निर्माण हुआ। और इसी में जो कुछ कुछ हिस्से छूट गए, जो गति में साथ नहीं दे पाए, वह विभिन्न जगहों पर अलग अलग द्वीप के रूप में आज हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको बताई हुई है, और एक बार आप लोग पिछला वाला जो नोट्स है उसको आप पलट करके देखिएगा, तो सारी की सारी बातें याद आ जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ठीक है, तो यह बाब अल मंदेव जल संधि। कौन सा? बाब अल मंदेव, बाब अल मंदेव जल संधि। आंसर होगा बाब अल मंदेव जल संधि। जल संधि किसे कहते